मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मार्ग में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, जो असुविधाएं होती हैं, उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक राजनीति एक नया विषय है और यह किसी भी समस्या, किसी भी विषय या मसले का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करता है। जहां वैज्ञानिक पद्धति सामने आएगी, वहां पर तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति किसी भी निष्कर्ष की परिशुद्धता पर विश्वास करता है। मूल्यों पर ही विश्वास नहीं करता, अपितु उन मूल्यों का जो व्यावहारिक रूप है उस पर विश्वास करता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जब सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था थी, उस समय वहां पर चुनाव होते थे और चुनाव में मतदान का प्रतिशत 99.99 तक होता था। 99.999 तक मतदान का प्रतिशत पहुंचता था। क्यों? क्योंकि वहां पर मतदान करना लोगों के लिए अनिवार्य था। इसको एक तरफ रखिए। दूसरी तरफ आप भारत को देखिएगा। जब से भारत में नया संविधान लागू हुआ, तब से लेकर के आज 2023 तक किसी भी मतदान में, चाहे वह लोकसभा का मतदान हो या राज्य विधानसभा का मतदान हो या पंचायती राज व्यवस्था का मतदान हो या नगर पालिकाओं का मतदान हो, किसी भी मतदान में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 99.99% तक मतदान कभी नहीं हुआ। तो क्या इसका यह मतलब लगाया जाए कि सोवियत संघ के लोग ज्यादा राजनीतिकृत हैं और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक ठीक नहीं है? क्या ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है? ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है केवल मतदान के प्रतिशत के आधार पर? क्या किसी देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है? आज यही स्थिति चीन या उत्तर कोरिया अथवा वियतनाम में भी है। प्रत्येक समाजवादी देशों में जो भी व्यवस्था होती है, उसमें मतदान करना अनिवार्य किया जाता है। भारत में मतदान अनिवार्य नहीं है। परिणाम स्वरूप दूर देहात के लोग तो मतदान करते हैं, लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शहरों में रहने वाले हैं, ये लोग मतदान के प्रति रुचि नहीं दिखाते। तो क्या यह माना जाए कि पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था अथवा साम्यवादी देशों की व्यवस्था ज्यादा लोकतांत्रिक है और भारत की व्यवस्था ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं है? यह उचित नहीं होगा। भारत की व्यवस्था किस प्रकार की लोकतांत्रिक है, आप क्योंकि स्वयं इस देश में निवास करते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से पता है। और सोवियत संघ में किस सीमा तक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो मतलब यह है कि चूंकि तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए किसी विषय पर विचार करती है, अध्ययन करती है, इसलिए तथ्यों तक पहुंचने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की असुविधाएं होती हैं। तो देखें, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक अध्येता को। देखें कौन कौन सी है। सबसे पहले है समस्याओं में पर्याप्त सूचना और तथ्यों का अभाव। तुलनात्मक राजनीति विभिन्न देशों की विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का अध्ययन करती है। यह एक देश के अंदर भी हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की व्यवस्थाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। लेकिन एक राजनीतिक अध्येता को, एक शोधकर्ता को परेशानी तब होती है जब वह दूसरे देशों में जाकर के अध्ययन करने की कोशिश करता है, क्योंकि दूसरे देशों में जाकर के वह देखता है कि वहां की भाषा शैली, वहां का जीवन निर्वाह का ढंग, वहां की संस्कृति, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, वहां की भाषा, तमाम प्रकार से भिन्नताएं उसको देखने को मिलती है। यह भी संभव है कि वह किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देश में जाए तो वहां पर उसे पूरी जानकारियां मिल जाएं, जैसा कि भारत है।
लेकिन यह भी संभव है कि वह यदि किसी ऐसे देश में पहुंच जाए जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है जिसे हम कहते हैं, तो वह वहां पर जाकर के जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही वह इस प्रकार से किसी विभाग में जाकर के या कहीं पर जाकर के जानकारी एकत्र करने का प्रयास करेगा, वहां की खुफिया पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी, उसको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आप चीन में जाकर के देख लीजिए, आप किसी भी प्रकार का अध्ययन करना चाहते हैं तो वह वहां पर संभव नहीं है। तो चूंकि दुनिया के सभी देशों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, वहां पर लोकतंत्र का पैमाना अलग अलग प्रकार का है, वहां पर मौलिक अधिकार और कर्तव्य जिस प्रकार से एक देश में लोकतांत्रिक देश में दिखता है उस प्रकार की व्यवस्था वहां पर नहीं है। तो तमाम प्रकार की भिन्नताओं के कारण पर्याप्त सूचनाएं तथा तथ्य एकत्रित नहीं हो पाते, और जब तथ्य और सूचनाएं आपको नहीं मिलेंगी, आपका अध्ययन पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से पर्याप्त सूचना और तथ्यों की प्राप्ति में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। एक तो मूल बात यह है कि जितने भी तानाशाही व्यवस्था वाले देश हैं या जहां पर एक ऐसी व्यवस्था है जो कि लोकतांत्रिक नहीं है, उन देशों में जाकर के आप पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। आप अरब देशों में जाइए जहां पर की लोकतांत्रिक, जहां पर की वंशानुगत व्यवस्थाएं हैं, वहां पर जाइए, वहां पर आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अफ्रीका के विभिन्न देशों में जाइए जहां पर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर आप कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर जब जानकारी आपको नहीं मिलेगी, आप किस प्रकार से निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, किस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे, यह एक प्रश्न चिन्ह अध्येता के सामने उपस्थित होता है। दूसरा है परिवर्तनों की अधिकता। परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे तत्व जो किसी चीज को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उन्हें परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन से परिवर्तन बना है। जैसे चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव में मतदाता के व्यवहार को कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती हैं। भारत जैसे देश का अभी तक का हमारा अनुभव बताता है कि भारत में उम्मीदवार और उसके प्रतिनिधिगण जनता से वोट पाने के लिए पैसे बांटते हैं, साड़ियां का बंटवारा होता है, उनको भोजन दिया जाता है, पार्टी उनको दी जाती है, उनको अनेक प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है। तो यह एक परिवर्तन हुआ। प्रश्न यह है कि क्या कोई एक परिवर्तन है जो मतदाताओं को पूरी तरह से प्रभावित करता है? नहीं, परिवर्तन अनेक होते हैं। और किस परिवर्तन ने, किस तत्व ने चुनाव को, मतदान व्यवहार को प्रभावित किया, यह पता लगाना कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। अभी जैसे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुए, वहां पर मतदाता किस चीज से ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने अपने मतदान का प्रयोग किसी एक दल के पक्ष में किया, यह पता लगाना मुश्किल है। और जब परिवर्तन अनेक होंगे, एक अध्येता उसका अध्ययन करेगा, लेकिन कोई न कोई एक परिवर्तन अवश्य ही छूट सकता है, क्यों? मनुष्य है, अध्येता जो भी अध्ययन करेगा कहीं न कहीं भूल चूक हो ही जाएगी। और यह भी संभव है कि जो चीज छूट गई है वही तत्व ही सबसे ज्यादा मतदान व्यवहार को प्रभावित करता हो। तो परिवर्तनों की अधिकता होने के कारण अध्ययन में कठिनाई होती है। इसके अलावा ये तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई। अमेरिका में क्या होता है या अफ्रीका के विभिन्न देशों में क्या होता है, एशिया के विभिन्न देशों में मतदाताओं को किस प्रकार से उम्मीदवार प्रभावित करते हैं ताकि वो उसका मत प्राप्त कर सकें। हर देश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर देश का पर्यावरण अलग होता है, हर देश की संस्कृति अलग होती है, समाजीकरण अलग होता है। तो ये सभी चीजें मतदान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और जब मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व अनेक प्रकार के होते हैं तो फिर उनका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। आप एक लाइन में नहीं लिख सकते कि अमुक जगह के मतदान व्यवहार को अमुक तत्व ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आप ऐसा कहीं नहीं सकते। तो ये परिवर्तनों की समस्या हो गई। तीसरा है, ये जीन ब्लांडेल ने जो अध्ययन के मार्ग में समस्याएं बताई हैं, उसका ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा बिंदु है नियम प्रतिमान व्यवहार में भिन्नता। नियम, आदर्श, व्यवहार।
नियम, मूल्य, व्यवहार। नियम जैसा नियम होगा उसी के अनुरूप मूल्य होना चाहिए, और जैसा मूल्य होगा उसी के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। यदि तीनों में समानता है, अनुकूलता है, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार की होगी। क्योंकि जैसा नियम होगा, जैसे भारत का संविधान लीजिए, भारत का संविधान नियमों का संग्रह है। भारत के संविधान के अनुरूप यहां पर राजनीतिक मूल्य निर्धारित किए जा चुके हैं। मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, राजनीति में किस प्रकार से काम करेंगे यह सब पूरी तरह से निर्धारित है। यदि उसी के अनुरूप भारतीय जनता का, प्रतिनिधियों का व्यवहार होता है, कानून, मूल्य और फिर व्यवहार, यदि तीनों में समानता होती है तो वहां पर अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जहां पर नियम एक तरफ हो, मूल्य दूसरी तरफ हो और व्यवहार तीसरी तरफ हो, वहां पर समुचित रूप में अध्ययन करना कठिन हो जाता है। जैसे भारत की संवैधानिक व्यवस्था को लीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समय समय पर चुनाव होते हैं, सभी संस्थाएं अपना अपना काम करती हैं, ये नियम हुआ। मूल्य क्या है? मूल्य यह है कि जिसको भी सरकार बनाने का जनादेश मिला, चुनाव में यदि किसी दल को बहुमत मिला तो उसको काम करने दिया जाए। विरोधी दल का काम क्या है? सरकारी दल की कमियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना और उसकी आलोचना करना, ताकि वह किसी प्रकार की मनमानी न कर सके। यह मूल्य हुआ। व्यवहार क्या कहता है? व्यवहार कहता है कि आज भारत में जो विरोधी दल है वह सही मायने में विरोधी दल है, क्योंकि उसका सिद्धांत है कि सरकार जो भी करेगी हम उसका विरोध करेंगे। यदि वह खास्ता भी है तो भी उसकी आलोचना होगी। यदि वह खुश होता है, हंसता है, तो भी उसकी आलोचना होगी। मतलब उसके द्वारा की गई प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों का या सरकार के द्वारा किए गए हर कार्य का विरोध करना ही आजकल भारत के विरोधी दल का काम हो गया है। तो देखिए, नियम और मूल्य एक है, व्यवहार भिन्न है। और यदि व्यवहार में भिन्नता आती है तो इससे अध्ययन करने में असुविधा होती है, कठिनाई आती है। क्योंकि यह एक आवश्यकता है कि नियम, मूल्य और व्यवहार में एक रूपता होनी चाहिए। आज भारत के विरोधी दलों की स्थिति देख लीजिए। भारत में जो विरोधी दल है वह विरोध के लिए विरोध करता है। उसका सिद्धांत है कि हम चूंकि विरोधी दल में हैं, इसलिए सरकार जो भी काम करेगी हम उसका विरोध करेंगे, हर चीज में अड़ंगा लगाएंगे, हर चीज की आलोचना करेंगे, हर चीज में मीड मेक निकालेंगे। क्योंकि वह सोचता है, विरोधी दल सोचता है कि यही उसका काम है। मतलब सरकार को काम करने मत दो। अब बताइए, निर्वाचित सरकार के विरुद्ध यदि कोई विरोधी दल मिलकर के कोई ऐसा हंगामा करता है कि निर्वाचित सरकार काम नहीं कर पाती है, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? क्या यह व्यवहार हमारे नियमों और मानकों के अनुकूल होगा? नहीं होगा। और यदि मान लीजिए ऐसा कुछ करते हैं तो बोलते हैं हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं। यहां पर थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं। जब 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहा था, मिस्टर गांधी, हम यह मान लेते हैं कि हम वर्तमान समय में कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार सरकार से असहयोग करेंगे। ठीक है, आप असहयोग करेंगे क्योंकि संपूर्ण ब्रिटिश व्यवस्था भारतीयों के सहयोग पर आधारित है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश सरकार बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी और उसको भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक, मान लिया, आपको आजादी मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए जब आपकी सरकार कल बनेगी तो उस सरकार को यदि यही देश की जनता असहयोग आंदोलन करके पद त्याग करने के लिए बाध्य करे, तब आप क्या करेंगे? और यही हो रहा है। महात्मा गांधी इसका कोई जवाब नहीं दे पाए और आज यही हो रहा है। क्योंकि जिस दल को
जनादेश 5 साल के लिए मिला है, उस निर्वाचित सरकार को भी विरोधी दल के लोग काम करने नहीं दे रहे हैं। और ये नियम मूल्य व्यवहार के अनुरूप नहीं, इनका व्यवहार नियम और मूल्यों के अनुरूप नहीं है। और इस प्रकार से यदि हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने में परेशानी होती है। इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं उन अन्य समस्याओं पर भी विचार करें। चौथा है संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार में अंतर। संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार दोनों अलग अलग चीजें हैं, और यदि मान लीजिए दोनों में समानता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असुविधा नहीं होती। लेकिन मान लीजिए यदि दोनों में अंतर है तब फिर परेशानी होती है। कैसे? संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवहार। जैसे इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? लोकतांत्रिक है। एक तरफ लोकतंत्र है, दूसरी तरफ राजतंत्र है, तीसरी तरफ कुलीन तंत्र है और तानाशाही भी है। दुनिया का एकमात्र देश इंग्लैंड है जहां की राजनीतिक व्यवस्था में 4 प्रकार की पद्धतियां समाहित हैं। राजा है, सम्राट है, राजतंत्र है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, कुलीन तंत्र है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, प्रधानमंत्री बहुमत दल की सरकार बनती है, लोकतंत्र है, और मंत्रिमंडल की तानाशाही है। एक तरफ वो व्यवहार हुआ। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है ब्रिटिश सम्राट है, सम्राट सर्वेसर्वा है, उसके हाथ में शासन की पूरी शक्तियां निहित हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। यही चीज भारत में भी है। भारत में भी कार्यपालिका के समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में निहित हैं, लेकिन क्या राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं निर्णय लेकर कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो संवैधानिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार में भी अंतर हो तो वहां पर भी अध्ययन करने में असुविधा होती है। फिर 5वां है मूल्य और व्यवहार में भिन्नता। एक तरफ मूल्य है, दूसरी तरफ व्यवहार। मैंने अभी भारत के विरोधी दलों का उदाहरण दिया था। एक तरफ मूल्य है, विरोधी दलों का काम क्या है कि जनमत जागरूक करना, जनता को उनके अधिकारों के बारे में सचेत करना, सरकार की जो अतियां हो रही हैं उन अतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, जो कमियां दिखाई दे उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना। लेकिन विरोधी दल क्या करता है? विरोधी दल जन भावनाओं को भड़काता है। एक दूसरा, भारत के संदर्भ में वह चुनाव के समय में फ्री बीज दे करके जनता को, मतदाताओं को लुभाता है। यह मूल्य व्यवहार के यह व्यवहार मूल्यों के अनुरूप नहीं है। और जहां इस प्रकार से व्यवहार होगा, जहां मूल्यों का दिन दहाड़े अपहरण होगा, उसकी हत्या होगी, वहां पर प्रजातंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। जब सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के बीच सामंजस्य न हो, दोनों ही अपने अपनी बातों पर अड़े रहे हों, अड़ गए हों, तो फिर संसद की कार्यवाही भी नहीं चल सकती। तो मूल्य और व्यवहार समान होना चाहिए। जिन मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे देश के नेताओं ने अपना बलिदान किया, आंदोलन किया, संघर्ष किया, उन मूल्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं पर है। लेकिन ये नेता को केवल कुर्सी दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। ये मूल्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक प्राकृतिक मूल्य, दूसरा आरोपित मूल्य, तीसरा संवैधानिक मूल्य। एक प्राकृतिक मूल्य, जिस देश की जैसी व्यवस्था होगी, जिस देश की जैसी राजनीतिक संस्कृति होगी, उसी के अनुरूप मूल्यों का विकास हो जाता है। जैसे भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप हम लोग भी, पूरे देश की जनता ने उसको आत्मसात कर लिया है। और यदि मान लीजिए इसके विपरीत कोई व्यक्ति आचरण करता है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। भले जनता चुपचाप रहती है, लेकिन जनता उसे ठीक नहीं मानती, उचित नहीं मानती। तो जो स्वतः विकसित हो जाता है देश की व्यवस्था के अनुरूप, देश की राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप जो चीजें विकसित हो जाती हैं, उसे स्वाभाविक मूल्य कहते हैं, प्राकृतिक मूल्य कहते हैं। दूसरा आरोपित मूल्य है। मान लीजिए जनता पर कोई चीज जबरदस्ती थोपी जाती है,
उसे आरोपित मूल्य कहते हैं। जैसे 1917 में सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के बाद जनता पर साम्यवादी मूल्य आरोपित किए गए कि साम्यवाद के साथे में आप ढल जाइए। जो भी व्यक्ति साम्यवाद के विरोध करता था उसको सीधे मृत्यु दंड दे दिया जाता, कठोर सजा दी जाती थी। ये आरोपित मूल्य हुआ। इसी प्रकार से जो तानाशाही व्यवस्था वाले देश हैं, ये तानाशाही व्यवस्था वाले देश के शासक भी जनता पर मूल्य आरोपित करते हैं। और तीसरा है संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक मूल्य जिस देश का जैसा संविधान है उसके अनुरूप आचरण करना, यह संवैधानिक मूल्य कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के मूल्य होते हैं और इन तीनों प्रकार के मूल्यों में सर्वश्रेष्ठ मूल्य है प्राकृतिक और संवैधानिक मूल्य। आरोपित मूल्य स्थायी नहीं होते। एक बात ध्यान रखें, मनुष्य पर कोई भी जबरदस्ती का काम हमेशा नहीं रह सकता। मनुष्य साहब जबरदस्ती थोड़े समय के लिए शासन कर सकते हैं। स्थायी शासन करना होगा, आपको जनता की सहमति, व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ेगी। सोचिए कि 1917 में जब साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, तब से लेकर के सोवियत जनता को साम्यवादी ढांचे में पूरी तरह से ढालने का प्रयास सरकार ने और सरकार के सभी एजेंसियों ने किया। लेकिन 70 साल तक साम्यवादी व्यवस्था के अधीन रहने के बावजूद सोवियत जनता उसे आत्मसात नहीं कर पाई। परिणाम यह हुआ कि गोर्बाचेव के द्वारा दी गई छोटी सी ढील ने पूरी साम्यवादी व्यवस्था को, सोवियत संघ को पूरा बिखेर दिया। और इसीलिए टी.एच. ग्रीन कहता है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। जब तक आप शक्ति पर आधारित शासन करेंगे, आपका शासन अस्थायी होगा। जब तक जनता की सहमति प्राप्त नहीं करेंगे, जनता जब तक स्वेच्छा से आपको सहयोग नहीं करेगी, आप शासन नहीं कर सकते। इसलिए स्थायी शासन चाहिए, आपको जनता की सहमति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो जो भी आरोपित मूल्य होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं। अब 6वां नंबर है राजनीतिक संस्थाएं आदर्शों और मूल्यों को व्यावहारिक रूप देने के लिए समाज द्वारा उसका संस्थानीकरण किया जाता है। आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखने के लिए, यदि मान लीजिए कोई आदर्श या मूल्य है जो अच्छा है देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, पूरे सब के लिए, तो उसको संस्थानीकृत किया जाता है। मतलब उसको समाज की, देश की मान्यता मिल जाती है और तब फिर उसी के अनुरूप वहां की जनता अपना काम धाम, अपने सोच विचार को उसी के ऊपर ढाल लेती है। तो इसमें भी राजनीतिक संस्थाएं में 3 प्रकार की होती है, एक विकसित, दूसरा आरोपित, तीसरा संवैधानिक। जैसे भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत के लोग, तो एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था जो है, या भारत का जो संविधान है, उस संविधान को देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मसात कर चुका है। देश में रहने वाले हर व्यक्ति संविधान के प्रति निश्चित रूप से भक्तिपूर्ण काम करता है और संविधान का विरोध नहीं करता, क्योंकि यह जो संविधान है यह हम पर आरोपित नहीं की गई है, अपितु यह हमारी सहज प्रवृत्ति का प्रतीक है। हम जो चाहते हैं, हमारी जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस संदर्भ में भारत का संविधान हम पर ठीक और फिट बैठता है। इसलिए आज की तारीख तक संविधान को हम सबने अंगीकृत कर लिया, आत्मसात कर लिया है। संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है, हम आत्मार्पित करते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से यदि संवैधानिक व्यवस्था हुई तो वह संवैधानिक व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है, आरोपित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं कई स्थानों पर विकसित भी होती हैं, आरोपित भी होती हैं। जैसे इंग्लैंड की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे सम्राट का पद हो, चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, चाहे संसद की सर्वोच्चता हो, ये तमाम चीजें विकसित
संस्थाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, क्योंकि इंग्लैंड एकमात्र दुनिया का ऐसा संवैधानिक व्यवस्था वाला देश है जहां के संविधान का बहुत ज्यादा भाग परंपराओं से विकसित हुआ है। भले ही बाद में उसको कानूनी मान्यता मिल गई हो, लेकिन मूलतः वह परंपराओं और रीति रिवाजों पर ही आधारित है। और दूसरा आरोपित, जैसे पूर्व सोवियत संघ में या आज चीन में जो संस्थाएं हैं, ये जनता पर आरोपित करती हैं अनेक प्रकार की चीजों को, जबरदस्ती उसको मानने के लिए बाध्य करती है। आपको शायद मालूम होगा कि जो चीनी लोग, चीनी नागरिक विदेशों में जाकर के निवास करते हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, वहां पर रहते हुए भी ये चीनी लोग, चीनी नागरिक अपनी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। और यदि कोई चीनी नागरिक अपने देश की आलोचना करता है तो वहां पर जो चीनी एजेंट होते हैं, चीनी एजेंट उसको पकड़ करके सीधे अपने देश में ले आते हैं, फिर उसको दंडित किया जाता है, बुरी तरह से दंडित किया जाता है। इतनी कड़ाई बरतता है चीन सत्ता को बनाए रखने के लिए, साम्यवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा? एक समय था जब सोवियत संघ ने लौह पर्दे की स्थापना की थी। लौह पर्दा, सोवियत संघ के अंदर जो हो रहा है दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए, और दुनिया में जो हो रहा है सोवियत जनता को पता नहीं लगनी चाहिए। क्या हुआ? 70 साल के बाद खुद का खुद साम्यवादी व्यवस्था खत्म हो गया। चीन भी ऐसी जबरदस्ती कब तक करेगा? क्योंकि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। और तीसरा है संवैधानिक संस्था। जैसे भारत में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये सब संविधान के अनुरूप स्थापित की गई है। तो मूल्य, एक तरफ मूल्य है, दूसरी तरफ व्यवहार है। मूल्यों के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए और व्यवहार को भी मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। तब जाकर के हम किसी स्थान पर जाकर के आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तथ्य प्राप्त कर सकते हैं, और तथ्य आंकड़ों के द्वारा एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। और अंतिम है मनुष्य की परिवर्तनशील प्रकृति। ये तो जग जाहिर है, पल में मासा पल में रत्ती। मनुष्य की प्रकृति अभी हंस रहा है, तत्काल रोना शुरू कर देगा, गुस्सा होना, चिल्लाना शुरू कर देगा। तो आप सब पर भरोसा कर सकते हैं, मनुष्यों की प्रकृति पर विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है ऐसी कोई घटना घट जाए जिस घटना से व्यक्ति प्रेरित होकर के अपना व्यवहार पूरी तरह से बदल देवे। तो मनुष्य की परिवर्तनशील प्रकृति जो भारत में लोगों की प्रकृति है, वही प्रकृति दुनिया के दूसरे देश में भी मिलेगी, यह आवश्यक नहीं है। तो हर देश में रहने वाले लोगों के, मनुष्यों की प्रकृति अनेक चीजों से प्रभावित होती है कि वहां की संस्कृति क्या है, वहां की राजनीतिक संस्कृति क्या है, वहां की परंपराएं किस प्रकार की हैं, वहां पर लोगों का समाजीकरण किस उद्देश्य से होता है या किस प्रकार से समाजीकरण होता है, ये तमाम चीजें, वहां की आर्थिक परिस्थिति क्या है, वहां की सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं, ये सभी चीजें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और इन सब की जानकारी प्राप्त करना एक अध्येता के लिए बहुत कठिन होता है। यह है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आने वाली समस्याएं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने में चूंकि मनुष्यों का अध्ययन करना है, इसलिए परेशानी आती है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करता अध्येता, राजनीतिक वैज्ञानिक पूरी कोशिश में लगा रहता है कि उसको जो भी तथ्य और आंकड़े मिले वे सटीक हों, उनका परीक्षण किया जा सकता है, और जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसका भी परीक्षण किया जा सकता है। तो समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का निराकरण करके तुलनात्मक राजनीति में अपने अध्ययन को जारी रखा जाता है। यह है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के मार्ग में आने वाली समस्याओं का विवेचन। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।